के स्ट्रेंथ स्ट्रेस उन सब चीज़ों के बारे में आपने जो है वो पढ़ा था, डिस्कस किया था। अब आगे जो है इसमें स्ट्रेंथ के बारे में है, और आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और माइल्ड स्टील के लिए, जिसको आप स्ट्रक्चरल स्टील भी बोलते हैं। और बाकी अदर मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का नेचर किस तरीके से होगा, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में क्या इंफॉर्मेशन आप उस ग्राफ से कलेक्ट कर सकते हैं, तो वो चीज़ आज हम जो है देखेंगे। तो बेसिकली बात करते हैं स्ट्रेंथ की। तो स्ट्रेंथ के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि स्ट्रेंथ जो है वो क्या सिग्निफाई करती है। तो बेसिकली जो स्ट्रेंथ एक टर्म है आपकी, ये होता है कि हर एक मटेरियल जो भी आपका है, चाहे वो इंजीनियरिंग मटेरियल हो या कोई भी आपका मटेरियल है, उसके ऊपर जो भी फोर्सेस या जो उसके टेंड्स टू चेंज अ बॉडीज पोजीशन इन ऑल रेस्पेक्ट, किसी भी रेस्पेक्ट में उसकी डायमेंशन को चेंज करने की जो एबिलिटी रखता है, उसके अगेंस्ट में जो मटेरियल की बेसिकली आप कहें, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि आप जब किसी मटेरियल के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो एक लिमिट तक वो मटेरियल अपने ऊपर लगने वाली फोर्स को सस्टेन करता है, और जो अप्लाइड लोड है या अप्लाइड फोर्स है उतना ही मैग्नीट्यूड में वो अपने रिगेन, जो उसकी इंटरनल जो पार्टिकल्स हैं, वो उसके अपोजिट एक नेट इक्वल एंड अपोजिट एक फोर्स को एक्सर्ट करते हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट। और अगर आप उस फोर्स को और ऐसा करने से उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके क्रॉस सेक्शंस में आइदर इन लेंथ और विड्थ, आप जब उस मटेरियल पे लगने वाली फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो सारे चेंजेस, वो सारे जो भी डिफॉर्मेशंस हुए हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और उस वो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज एंड क्रॉस सेक्शन में पहुंच जाता है। लेकिन एक लिमिट के बाद अगर आप उस मटेरियल के ऊपर वो फोर्स या लोड कंटिन्यू लगाए रखते हैं तो उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशंस या परमानेंट चेंजेस आप देखते हैं, क्योंकि एक लिमिट के बाद जो इंटरनल एबिलिटी है उस मटेरियल की वो लूज होने लगती है, और वो उसकी इंटरनल एबिलिटी से आप ज्यादा उसके ऊपर फोर्स या लोड को आप एग्जर्ट कराते हैं। तो एक लिमिट तक उस मटेरियल ने जो अगेंस्ट द अप्लाइड फोर्स जो सस्टेन किया, वही उस मटेरियल की स्ट्रेंथ कहलाती है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ क्या हुआ? एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू विदस्टैंड लोडिंग। जो उस मटेरियल के ऊपर अप्लाइड लोडिंग है वो उसको किस तरीके से सस्टेन कर रहा है और कितनी वैल्यू तक सस्टेन कर रहा है। तो ये जो स्ट्रेंथ है, ये अलग अलग मटेरियल के लिए इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। और बेसिकली आप जो यस स्ट्रेंथ सर। बात करेंगे वो दो टाइप की स्ट्रेंथ की बात आप करेंगे। पहली है आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, और सेकंड है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ में क्या है, क्या होगा कि एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू विदस्टैंड अ पुलिंग फोर्स, ऐसी फोर्स जो उस मटेरियल की लेंथ एलोंगेशन को इंक्रीज कर दे, उसके अगेंस्ट में वो मटेरियल उसमें विदस्टैंड करेगा उस फोर्स को। तो बेसिकली यहाँ पे स्टील इज गुड एट दिस बट कंक्रीट परफॉर्म्स वेरी पुअरली। बेसिकली यहाँ पे दो मटेरियल की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग में ये दो मटेरियल ही आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है, स्टील एंड कंक्रीट। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ किस मटेरियल की बेहतर होगी और किसकी ज्यादा होगी, वो आपकी स्टील की ज्यादा होगी और कंक्रीट की आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी। सेकेंड है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ।
एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विथस्टैंड अ पुशिंग फोर्स। बेसिकली आपने शुरू में भी देखा था कि वहां पे टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स अगर किसी मटेरियल के ऊपर आप एक्सर्ट करते हैं तो टेंसाइल फोर्स की वजह से उस मटेरियल के में एलोंगेशन होता है, उसकी जो लेंथ है वो इंक्रीज होती है, और कंप्रेसिव फोर्स के कारण डिक्रीज। फोर्स की वजह से उस मटेरियल की लेंथ में डिक्रीमेंट होता है। समझते हैं आप सब लोग? यस सर, यस सर। यस सर। बेसिकली यहाँ पे जो आपका जैसे वुड है या कंक्रीट है या स्टील है एंड मशीनरी, वो परफॉर्म्स वेल, मतलब ऐसे मटेरियल के अंदर जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है। तो आप इन दो टर्म्स के बारे में समझ लीजिए कि स्टील एंड कंक्रीट, तो स्ट्रेंथ के बारे में जब आपसे इन दोनों मटेरियल के बारे में पूछा जाएगा कि किस मटेरियल की टेंसाइल या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम या ज्यादा होती है, तो आप क्या कहेंगे कि स्टील इज गुड फॉर बोथ टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, while concrete is good only for compressive strength। कंक्रीट जो है ज्यादा बेहतर होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के रेफरेंस में, लेकिन स्टील आपका दोनों टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दोनों में ही बेहतर परफॉर्मेंस है उसकी। और ये जो हम कह रहे हैं ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। तो बेसिकली स्ट्रेंथ में क्या हुआ, एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू विथस्टैंड लोडिंग। क्लियर है सबको स्ट्रेंथ के बारे में? यस। जी सर। अब जो हम आप ये देख लीजिए कि टॉस के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट आप मान लीजिए, वो है स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आप कहीं भी जाएंगे इस टॉपिक से आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें हर तरीके के क्वेश्चन आपको जो है वो पूछ लिए जाएं, आपसे बता दिए जाएं, और आपको कोई लगता है कि हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं। तो बेसिकली स्ट्रेस स्ट्रेन जो रिलेशनशिप है, ये कर्व है, वो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। हम बेसिकली बात करेंगे स्ट्रक्चरल स्टील के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की। आप स्ट्रक्चरल स्टील को माइल्ड स्टील भी कहते हैं। अभी जो हमने पहले डिस्कस किया वही सब चीजें हैं। पर यहाँ पे जो है इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की हेल्प से आप जो है एक अपना जो स्पेसिमेन है उसको आप यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर प्लेस करेंगे, और वो जो मशीन है वो कंप्यूटराइज सिस्टम से कनेक्टेड होती है। जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे वैसे स्ट्रेन की वैल्यूज इंक्रीज होती रहेंगी, और वो जो भी वैल्यूज हैं वो एक ग्राफिकली आप जो है वहां पे रिप्रेजेंट वो करता रहेगा यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के अंदर। तो आपने जो पहले अभी समझा था कि अप टू अ सर्टेन लिमिट तक अगर आप फोर्स को इंक्रीज करते हैं और फिर उसको आप रिमूव कर दें तो मटेरियल के अंदर जो भी डिफॉर्मेशन हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे, और एक लिमिट के बाद जो है वो परमानेंट सेटलमेंट या फिर आप कहेंगे उसमें परमानेंट सेट डिफॉर्मेशन जो है वो परसिस्ट करने लगते हैं। तो वही सब चीजें हैं यहाँ पे। एक बार मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता देता हूँ। वैसे जो हाफ जो चीजें हैं वो सब वही हैं जो आपने पहले से सुनी हुई हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स यूज फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस can be determined by conducting laboratory tests on small specimens of the material. One such common test is टेंशन टेस्ट। तो बेसिकली ये जो आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो प्लॉट होता है माइल्ड स्टील के लिए, ये जो टेस्ट होता है इसका नाम क्या है आपका? टेंशन टेंसाइल टेस्ट। टेस्ट। जी ठीक है। और आप जो इंफॉर्मेशन बताते हैं किसी भी चीज के बारे में, पहले आप जो है उसको एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करते हैं, और उसके बेसिस पे आप जो है कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि इस मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की
जो ग्राफ है, ये कर्व जो होगा वो इस तरीके से होगा। स्ट्रेस अगर ऐसे इंक्रीज कर रहा है तो स्ट्रेन की वैल्यू इस रेशो में या फिर इस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज करेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूवन है। आप जो है जब लैब परफॉर्म करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे खुद भी जो है, तब आपको और बेहतर अच्छे से समझ में आएगा। हेलो सर। जी सर फर्स्ट लाइन फिर से समझाना। हाँ, फर्स्ट लाइन में देखिए। फर्स्ट लाइन है कि सर्टेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स यूज्ड फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस कैन बी डिटरमाइंड बाय कंडक्टिंग लैबोरेटरी टेस्ट ऑन स्मॉल स्पेसिमेंस ऑफ द मटेरियल। मतलब क्या हुआ कि जो कोई भी मटेरियल है, जो उसकी इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज के बारे में जब आप बात करते हैं, तो उसको समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको छोटे छोटे स्पेसिमेन, उस पर्टिकुलर मटेरियल के छोटे छोटे जो स्पेसिमेन होते हैं, उसमें आप लेबोरेटरी के अंदर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है। और टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ही आपको उस मटेरियल की जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज है, क्या उसमें इंक्रीमेंट क्या डिक्रीमेंट, कहां पे यूज होगा कहां पे यूज नहीं होगा, ये मटेरियल किस पर्पस के लिए ज्यादा सुटेबल है, तो वो सारी चीजें आपको लेबोरेटरी टेस्ट परफॉर्म करने के बाद ही पता चलती है। ठीक है। ओके सर। जी, जी फिर सर। टेंशन टेस्ट जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, टेंशन टेस्ट इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एक्सियल टेंसाइल लोड ऑन ए स्टैंडर्ड स्पेसिमेन। द टेस्ट इज परफॉर्म यूजिंग यूटीएम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। तो यहाँ पे जो टेंशन टेस्ट आप परफॉर्म करेंगे, आप यहाँ पे उस जो आपका स्पेसिमेन है, उस पर्टिकुलर मटेरियल का, उसमें जो आप लोड को इंक्रीज करेंगे वो ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। ग्रेजुअली इंक्रीज का मतलब क्या हुआ? धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे टाइम। यानी कि आपने एक ज्यादा मार्जिन के साथ आपने इंक्रीज किया। जितने डिफरेंसेस कम होंगे, बेसिकली क्या हुआ कि जो उसमें जो एक्सियल जो टेंसाइल लोड की वैल्यू जो आप इंक्रीज कर रहे हैं, वो जितनी कम से कम होगी, उतना बेहतर आप जो है वो एनालिसिस कर पाएंगे कि किस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए आपको कितना स्ट्रेन आप विजिबल कर पा रहे हैं, या किस लोड या पर्टिकुलर उस टेंसाइल लोड के कोरेस्पोंडिंग ज्यादा चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर आपने उसके अंदर ग्रेजुअल इंक्रीज नहीं किया, एक बड़े मार्जिन के साथ आपने वैल्यू को आप इंक्रीज कर रहे हैं उस लोड की, तो आपका जो व्यू पॉइंट है, जो आप उसमें देखना चाह रहे हैं, वो आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि किस पर्टिकुलर लोड के कोरेस्पोंडिंग आपका जो स्ट्रेन में ज्यादा जो डिफॉर्मेशन हो रहा है, वो किस पर्टिकुलर लोड के कोरेस्पोंडिंग हो रहा है। तो यहाँ पर टेंशन टेस्ट के अंदर आप जो है लोड को ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे। आफ्टर परफॉर्मिंग टेंशन और कंप्रेशन टेस्ट, ये दोनों टेस्ट हो सकते हैं आपके, ये टेंशन भी हो सकता है या फिर कंप्रेशन भी हो सकता है। And determining stress and strain at various magnitudes of the load, we can obtain a diagram by plotting stress along y-axis and strain along x-axis। ये बात लास्ट क्लास में हो चुकी थी आपसे कि आप जो स्ट्रेस को जो प्लॉट करेंगे वो y-axis के ऊपर होगा, और स्ट्रेन को जो आप प्लॉट करेंगे वो x-axis और horizontal axis के ऊपर आप प्लॉट करेंगे। The stress strain diagram is of immense help in conveying information about mechanical properties and behavior of the material। ठीक है। ये जो आप स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, तो इससे क्या आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और उस मटेरियल के बिहेवियर के बारे में। ठीक है। ओके सर। A typical stress strain diagram for mild steel is as shown in the figure. The initial behavior is depicted by straight line OA। आप पहले देखिए ग्राफ। बेसिकली ये आपकी यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, यूटीएम। ठीक है। यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं, ये एक मशीन है, यहाँ पे आप जो है वो इसका जो है वो सिंबल देख रहे हैं यहाँ पे। और बेसिकली आप जो अपना स्पेसिमेन रखेंगे वो यहाँ पे प्लेस करेंगे आप इसके इधर, और ये आपका मूवेबल है। बेसिकली जैसे जैसे आप लोड को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे, तो उस हिसाब से जो है आपका ये कनेक्टेड है इससे, कंप्यूटर सिस्टम से जो है। तो वहां पे फिर आपका जो है वो ग्राफिकली आप इसमें जो है
वो प्लॉट बन के आएगा। ये है बेसिकली एक apparatus है आपका, बेसिकली यूटीएम मशीन है। यहाँ पे आप अपना स्पेसमैन को प्लेस करेंगे, ये मूवेबल क्रॉस हेड्स है, ये स्पेस फॉर द टेंसाइल स्पेसमैन है, और ये अपर क्रॉस हेड है। बेसिकली ये पार्ट्स हैं यूटीएम के। ये आपका लोड इंडिकेटर है, यहाँ पे आपका स्पीड कंट्रोल का है, ये मूवेबल क्रॉस हेड है, इससे ताकि आप जो आपका जो मटेरियल है आप उसको इजीली प्लेस कर सकें। और ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर रहा है आपका मोबाइल स्टील के लिए। अभी 2 मिनट रुकिए। कि आपने स्ट्रेस को जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग प्लॉट किया है, और आपने स्ट्रेन को अलोंग एक्सिस प्लॉट किया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे A, O, A, B, C, D, E, F, ये 4-5-6 पॉइंट्स हैं आपके जो है, और वो रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर लिमिट को। अब आप बात कर रहे थे अभी ऊपर जो है कि OA, तो बेसिकली जो OA है, यहाँ पे जो ग्राफ आपका रिप्रेजेंट हो रहा है अप टू पॉइंट ए तक, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या फिर आप उसमें लीनियर रिलेशनशिप है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के। ठीक है यस सर, इसमें Yes, स्लोप sir. ठीक है। जी। अप टू पॉइंट ए तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और देयर इज अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है। ए टू बी, ए से बी तक आप जब आप मूव कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा, और इसमें आपने जो पहले हमने डिस्कस किया था लोडिंग एंड अनलोडिंग कंडीशन में, तो आप देखेंगे कि अप टू पॉइंट ए तक अगर आपने लोड लगाया है और फिर आपने रिमूव कर लिया है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है उस मटेरियल के ऊपर जो भी डिफॉर्मेशन हुए होंगे उस लोड की वजह से और लोड के रिमूवल की वजह से, फिर उसमें जो भी डिफॉर्मेशन है वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में पहुंच जाएगा। अप टू पॉइंट ए तक आप बात कर रहे हैं, तो पॉइंट बी तक भी देखिए दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और इलास्टिक लिमिट में वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि इलास्टिक लिमिट तक अप टू पॉइंट बी तक जो कि आपका ए रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट और बी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इलास्टिक लिमिट। तो ए प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, और बी पॉइंट तक इलास्टिक लिमिट का रिप्रेजेंटेशन है, वो ये बता रहा है कि अप टू पॉइंट बी तक अगर उस मटेरियल के ऊपर आप फोर्स लगाते हैं या लोड लगाते हैं और उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन आता है, और अगर आप उस लोड या फोर्स को रिमूव करते हैं उस मटेरियल के ऊपर से, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है। आपने पढ़ा था इलास्टिक और Yes, प्लास्टिक sir. यस डिफॉर्मेशन। सर, इलास्टिसिटी जी। प्रॉपर्टी ऑफ। So basically, point B represents the elastic limit up to which when you place the force or load on a particular material, then after the removal of the particular force or load, there is no deformation exist or persist in a material. ठीक है। यस सर। अब बी पॉइंट के बाद अगर आप लोड को कंटिन्यू करते हैं, आप लोड को लगाए रखते हैं, तब अब आप देखेंगे कि उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप फोर्स को रिमूव भी करते हैं लेकिन उसके बाद भी आप देखेंगे कि उसमें कुछ परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट डिफॉर्मेशन सेटअप हो गए हैं। तो इसको कहते हैं यील्ड पॉइंट। अब यहां पर आप देख रहे हैं सीओटी, ये दो यील्ड पॉइंट्स हैं आपके। कुछ जगहों पे जो ग्राफ में है इन दोनों को एक ही पॉइंट मार्क किया होता है, और कहीं पे दोनों को अलग पॉइंट भी मार्क किया होता है, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है यील्ड पॉइंट को। यील्ड पॉइंट क्या है? यील्ड पॉइंट ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहां पर अगर आप लोड को रिमूव करेंगे उस पर्टिकुलर मटेरियल से, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज में नहीं पहुंचेगा,
उसमें कुछ परमानेंट सेटअप, जो परमानेंट डिफॉर्मेशंस हैं वो सेटअप हो चुके हैं, वो यील्ड पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे अपर यील्ड पॉइंट सी आपका है, ये ऊपर आप ये देख लेंगे यहाँ पे, और ये आपका डी आपका लोअर यील्ड पॉइंट है। कुछ जगहों पे इन दोनों को एक ही पॉइंट मार्क किया होता है, कोरस्पॉन्डिंग टू व्हाट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यील्ड पॉइंट? यील्ड पॉइंट सर वो परमानेंट ये लास्ट ले लेगा, जी परमानेंट परमानेंट डिफॉर्मेशन। ले जी लेगा जी वो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और फिर आपका ई पॉइंट आप देख रहे हैं, ई पॉइंट क्या है, बेसिकली आप ये देख रहे हैं यहां तक जो पहुंच रहा है, ये जो ग्राफ आप बन रहा है, आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि कैसे बन रहा होगा। आपने जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन है, इसके अंदर आपने अपना स्पेसिमेन को प्लेस किया और आप लोड को इंक्रीज कर रहे हैं। आप जो एक्सियल लोड है उसको आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे आप लोड को इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका ग्राफ प्लॉट होता जा रहा है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कम वैल्यू के अंदर आपको ज्यादा स्ट्रेन में वेरिएशन आपको दिखाई दे रहा है। डी टू ई अगर आप मूव कर रहे हैं तो स्ट्रेस में उतना वेरिएशन नहीं है, लेकिन स्ट्रेन में ज्यादा वेरिएशन आप देख रहे हैं। और जो ई पॉइंट है, ये ई पॉइंट रिप्रेजेंट करता है अल्टीमेट पॉइंट को। अल्टीमेट पॉइंट क्या है? अल्टीमेट पॉइंट रिप्रेजेंट करता है कि उस पर्टिकुलर मटेरियल के ऊपर, जो वो मटेरियल पर्टिकुलर मैक्सिमम कितना लोड कैरी कर सकता है, अल्टीमेट पॉइंट। ओके सर। Ultimate point represent what? The maximum load that material can sustain without any fracture, मतलब फेलियर नहीं हुआ है उसमें भी, विदाउट एनी फेलियर या फ्रैक्चर, वो मटेरियल कितना मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता है। यस पॉइंट ई है आपका, ठीक है। यस सर यस। अगर ई पॉइंट के बाद भी आप उस मटेरियल के ऊपर लोड को लगाए रखते हैं तब क्या होगा, बताएं। टूट ब्रेक टूट हो जाएगा जाएगा, सर। बिल्कुल। ब्रेकिंग पॉइंट हो जाएगा। तो टू बेसिकली पार्ट्स में। क्या होगा, आप ये देखेंगे कि मान के चलिए ये आपको ये है आपका जो स्पेसिमेन है, वो ये है, राइट साइड में आप देख रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ सर। पर आपको ये एक्सियल लोड दिखाई दे रहा है सबको, और ये यस सर। टेंशन यस सर। भी आपको दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली क्या होगा, देखिए आप समझ, इस बात को आप समझिए कि यहाँ पे ये होगा कि जब आप उस मटेरियल के ऊपर जितना वो मैक्सिमम लोड कैरी कर सकता था, आपने उसको वो लोड लगाने के बाद भी फिर भी आप उसमें लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्या होगा कि इतने रीजन में कहीं पर भी लोकल इनस्टेबिलिटी डेवलप हो जाएगी। क्या कहा हमने? लोकल इनस्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है, पता हुआ मुझे, किसी को पता है? किसी को लोकल, सर थोड़े बहुत चेंजेस आएंगे सर, जी थोड़े बहुत चेंजेस आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, और बाकी कोई और? देखिए, लोकल इनस्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब आप उस मटेरियल के ऊपर मैक्सिमम लोड को आपने लगा दिया, उसके बाद अगर आप लोड को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप फ्रैक्चर का चांस होगा, वो मटेरियल कहीं ना कहीं से फ्रैक्चर होगा। तो यस सर, बेसिकली ब्रेक होने के चांस होंगे। यस सर। जी, तो ब्रेक होने के चांस होंगे सर। जी, तो वो स्पेस या वो जगह जहां पर ब्रेक होने के चांसेस होंगे, तो वहां से उसका जो एरिया है वो थोड़ा सा डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जी सर। तो बेसिकली वो एरिया जो कि आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड बियॉन्ड ई पॉइंट, मैक्सिमम लोड दैट कैन बी टेकन अप बाय द मटेरियल, उसके बाद भी जो लोड इंक्रीज कर रहे हैं, तो वो पर्टिकुलर एरिया आपका डिक्रीज हो जाएगा किसी पर्टिकुलर पोजीशन से, और वो पर्टिकुलर पोजीशन ही लोकल इनस्टेबिलिटी कहलाती है। वो जगह जहां पे बियॉन्ड पॉइंट ई आपने लोड को इंक्रीज किया,
तो वहां से उसका एरिया डिक्रीज होगा, और जहां से एरिया डिक्रीज होगा यही चांस है और यही सिग्निफाई करेगा कि आपका ये मटेरियल जो फ्रैक्चर होगा वो उसी पॉइंट से होगा, उसी जगह से होगा। समझ रहे हैं आप? जी सर। तो वो एरिया, वो जगह लोकल इंस्टेबिलिटी कहलाती है। क्लियर है? जी सर। यस सर। जी सर। अरे सबको समझ में आ रहा है या सिर्फ बस 2-3 बच्चे ही जो है वो रेस्पॉन्स कर रहे हैं? यस सर, क्लियर है। सलमान, जी सर। समझ में आ रहा है? जी सर। जी सर। सचिन, यस सर। यस सर, समझ में आ रहा है सर। चलिए ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे लोकल इंस्टेबिलिटी की बात आपके समझ में आ गई। तो जहां पर लोकल इंस्टेबिलिटी होगी वहां से आपका जो है वो मटेरियल फेल कर जाएगा, फ्रैक्चर, उसी को आप बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। एफ आपका ब्रेकिंग पॉइंट कहलाएगा। तो बेसिकली अब आप ये समझ लीजिए, यहाँ पर ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हो गया फॉर अ पर्टिकुलर माइल्ड स्टील के लिए, और ये आप जो है वो अलग अलग मटेरियल के लिए भी आप इसको प्लॉट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो है ए बी सी डी ई एफ के कोरस्पॉन्डिंग आपकी जो है वो स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यू आएगी। क्लियर है? यस सर। तो बेसिकली सी के यस सर। कोरस्पॉन्डिंग, अगर ए के कोरस्पॉन्डिंग आप देखेंगे जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा आपका, या वो सेम ही है सर, प्रोपोर्शनल रहेगा कांस्टेंट रेशियो में। सेम। कांस्टेंट रहेगा। जी। और लीनियर बी ग्राफ के बनेगा वहां कोरस्पॉन्डिंग तक। जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा आपका, सेम। इलास्टिक स्ट्रेस होगा। सी के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस की वैल्यू है वो क्या होगी आपकी, यील्ड स्ट्रेस होगा। ठीक है? ई के जी सर। कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस जी कौन सा होगा, सर। यहाँ पे वैल्यू जो होगी वो लिमिटेड जोन। अल्टीमेट स्ट्रेस होगा। यस सर, और अल्टीमेट। जी एफ सर। के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगा आपका वो क्या होगा, ब्रेकिंग जोन। फ्रैक्चर स्ट्रेस या ब्रेकिंग फ्रैक्चर स्ट्रेस होगा। ब्रेकिंग। ठीक है? जी सर। अब एक चीज आप और समझें आप, यहाँ पर ये बात आपकी हो गई कि ए बी सी डी एफ जो आपके प्रोपोर्शनलिटी लिमिट है, इलास्टिक लिमिट, यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट एंड ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें आपके 2-3 चीजें हैं। क्लियर है? ये क्या हुआ आपका, ये जो जोन है आपका, ये इलास्टिक जोन हुआ, बताएं। यस सर। और इसके बाद बियॉन्ड पॉइंट ई कौन सा जोन होगा वो, ब्रेकिंग प्लास्टिक। पॉइंट। लोकल स्टेबिलिटी। सर ब्रेकिंग पॉइंट। नहीं 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 नहीं, ब्रेकिंग तो लास्ट में है ना आपका, सर बियॉन्ड ब्रेकिंग तो ई आपका के। लास्ट में है ना। सर डिफॉर्मेबल जोन होगा वो, डिफॉर्म हो जाएगा टोटली, सेटलमेंट जो है अच्छा अच्छा, बाकी जोन। और लोग बताएं कौन सा जोन लोकल स्टेबिलिटी। लोकल इंस्टेबिलिटी होगा, बाकी और यस सर। इसके बाद जो पहला वाला जोन है आपका अप टू पॉइंट बी तक, जहां पे आप देख रहे हैं कि अप टू पॉइंट बी तक आप कोई भी स्ट्रेस लगाएंगे, लोड की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे फिर रिमूव कर देंगे, तो आपका जो ओरिजिनल शेप एंड साइज में वो मटेरियल रिगेन कर लेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ द लोड। तो ये आपका कहलाएगा इलास्टिक रीजन। प्लास्टिक सर, वो सर प्लास्टिक होगा, ये वाला प्लास्टिक है सर। लिखा आपने। तो बेसिकली ये बियॉन्ड पॉइंट बी से लेके लास्ट तक वो पूरा आपका ये प्लास्टिक जोन कहलाएगा, ये पूरा। ठीक है? यस सर। इसमें जी सर। आप फर्दर, और इसमें आप अगर सिग्निफाई करना चाहें और, तो इसमें आप ये बता सकते हैं उसको कि जो प्लास्टिक पॉइंट होगा, जो प्लास्टिसिटी जो आप बेसिकली जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस मटेरियल के लिए, तो वो कहां तक होगा, यहां तक मान लीजिए आप, यहां तक आपका क्या होगा वो, जो परफेक्ट प्लास्टिक रीजन। प्लास्टिसिटी और जो यील्डिंग स्टार्ट होंगी उस मटेरियल के केस में। और ये जो पॉइंट है आपका अप टू पॉइंट डी टू ई, ये जो रीजन है आपका, ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा क्या, स्ट्रेन हार्डनिंग एक टर्म है आपकी, स्ट्रेन हार्डनिंग।
क्या कहा, कौन से टर्म है ये? स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन State हार्डनिंग, hardening. ठीक है। स्ट्रेन हार्डनिंग में आप क्या समझ रहे हैं, बताइए मुझे आप। यहाँ सर पे ये सर कि स्ट्रेन बहुत ज्यादा होगा। Select hard है. नहीं नहीं, स्टेबिलिटी सबसे इसकी। समझ के बताएं आप। देखिए आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये रीजन में प्लास्टिसिटी तो है, मतलब आप अगर लोड को रिमूव भी कर दें तो भी वो ओरिजिनल शेविंग पॉइंट साइज में नहीं जाएगा, यस सर। नो सर। ठीक है। तो लेकिन आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आप उस मटेरियल के ऊपर अगर फोर्स को इंक्रीज करते हैं तो उसमें एक लार्ज जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, जो डिफॉर्मेशन आप देख पा रहे हैं वो है आपका। तो स्ट्रेन हार्डनिंग वो रीजन है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जहां पर आप स्ट्रेस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो आप लार्ज डिफॉर्मेशन को देख पाते हैं। वो मटेरियल लार्ज डिफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है इन स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन। क्लियर है, समझ पा रहे हैं? यस सर। तो सबसे ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा इस पोर्शन में। जी बिल्कुल। लेकिन ओके ये सारी चीजें जो इलास्टिक रीजन के बाद से लेकर अप टू पॉइंट अब तक ये प्लास्टिक रीजन ही है, लेकिन आपने उसको और जो है आपने उसको हम कहेंगे कि आपने उसको और सब डिवाइड कर दिया। सब डिवाइड करने के बाद आपने ये देखा कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर वैल्यू को आप इंक्रीज करेंगे तो उसमें लार्ज डिफॉर्मेशन आपको विजिबल हो रहा है। अप टू पॉइंट ई के बाद आप क्या देख रहे हैं, बताएं मुझे आप। ई के बाद ब्रेकिंग पॉइंट है सर। ये पॉइंट, ये रीजन जो है आपका, इस रीजन में क्या होगा आपका, बताएं। लोकल इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे, नेकिंग कहेंगे इसको। ये रीजन नेकिंग कहलाता है आपका। नेकिंग का मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेट जो लोड वो मटेरियल कैरी कर सकता था उसके बाद भी आपने लोड की वैल्यू को इंक्रीज किया तो मटेरियल का जो एरिया होगा उस पर्टिकुलर जगह से वो थोड़ा थिन होना शुरू हो जाएगा और वो रिप्रेजेंट करेगा कि ये यहाँ से फ्रैक्चर होगा। तो नेकिंग मतलब क्या हुआ, वो रीजन जहाँ पे लोकल इनस्टेबिलिटी की वजह से वो मटेरियल आपका ब्रेक कर जाएगा। तो ये रीजन कौन सा है आपका, नेकिंग। नेकिंग। तो इसमें सारी चीजें समझ में आ गई इस ग्राफ के अंदर आपको। जी सर। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसमें आपको एक चीज आप ये देख रहे हैं यहाँ पे, सर मटेरियल टू मटेरियल ग्राफ का जो ये कर्व है वो चेंज होता है। बिल्कुल चेंज करेगा आपका। ये हम बात कर रहे हैं माइल्ड स्टील के केस में, मटेरियल टू मटेरियल ग्राफ का नेचर चेंज करेगा, ये बात बिल्कुल सही है। और आप जो है अभी हम बात करेंगे और 4-5 मटेरियल को लेके, फिर उसमें फिर आप देखेंगे कि किसमें, और आप ये समझ लीजिए कि बेसिकली जो नेचर है ग्राफ का वो तो सेम रहेगा, कहीं पे चेंज भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो 4-5 पॉइंट है ना, या आपके जो है जो आपके प्रोपोर्शनलिटी लिमिट की जो वैल्यू है, और जो इलास्टिक लिमिट है और यील्ड पॉइंट है, अल्टीमेट पॉइंट है, ब्रेकिंग पॉइंट है, इनकी जो वैल्यूज है ये चेंज होंगी। अगर माइल्ड स्टील के केस में जो मतलब जो वो मटेरियल ज्यादा लोड कैरी कर पाएगा, दूसरा मटेरियल कम लोड कैरी करेगा, तो जो ई की वैल्यू होगी अगर माइल्ड स्टील के केस में ज्यादा है तो उसमें कम हो जाएगी। तो ये सब चीजें होंगी आपकी। और इसमें भी हम जो है 4-5 मटेरियल के लेके फिर अभी आपको जो है उसमें हम कंपैरिजन भी करेंगे, तब आप और बेहतर वे में आप उसको समझ पाएंगे। अब ये एक ग्राफ आप देखिए, वही चीज है सेम, इसमें आप क्या देख रहे हैं, आप बताएं। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन के ग्राफ है, ये आपका वो मटेरियल है। यहाँ पे आप दो चीजें देख रहे हैं, एक ट्रू और एक इंजीनियरिंग, ठीक है। जी सर। यस सर। और आप यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे जो इंजीनियरिंग कर्व है और जो ट्रू कर्व है उन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है। यस सर। बेसिकली यस सर। यस सर। स्ट्रेस है आपका, ये अल्टीमेट स्ट्रेस है ना ये आपका, जी सर। ठीक है। तो इन दोनों की वैल्यू में डिफरेंस है, ट्रू जो कर्व है उसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है और जो इंजीनियरिंग वाला है उसकी वैल्यू
कम आ रही है अल्टीमेट स्ट्रेस की। अब आप में से क्या मुझे कोई बता सकता है कि ऐसा किस वजह से हुआ होगा? बेसिकली ये देखिए आप, ये दो कर्व होते हैं, एक ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ठीक है, अब आप ये बताइए मुझे यहाँ पर कि जो ट्रू कर्व है और जो इंजीनियरिंग कर्व है, यहाँ पे दोनों की जो अलग वैल्यू आ रही है, ट्रू में ज्यादा आ रही है और इंजीनियरिंग में कम आ रही है, तो ऐसा किस वजह से हुआ होगा? सर ज्यादातर मटेरियल का जो है वो ट्रूनेस वाले की तरह एक्ट कर रहा होगा, उसका ग्राफ पाथ ट्रेस हो रहा नहीं नहीं होगा। नहीं, ये जो ग्राफ दोनों जो बनाए गए हैं, वो दोनों सेम मटेरियल के लिए हैं। सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इंजीनियर है उसने जो लिया होगा मटेरियल, जो कुछ परसेप्शन किया होगा और उसका ट्रू जब टेस्ट किया तो उसकी ट्रू वैल्यू हो रहा है। अच्छा ठीक है, बाकी और कोई बताएं? सर स्टेबिलिटी वेरी कर रही हो। स्टेबिलिटी वेरी कर रही होगी, और सर इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कम होगा। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन कम होगा। चलिए ठीक है, और बताएं आप लोग। मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप मतलब क्या क्या चीजें सोच रहे हैं इसके बारे में। बताएं आप लोग, बाकी और कोई बोलेगा? सर नेकिंग पॉइंट से सर जो होगा सर उसकी वजह से शायद पता है अलग वैल्यू आ रही है। अच्छा चलिए, मोहम्मद आजम। मोहम्मद, सर सबसे पहले मैंने ही बोला था सर कि इंजीनियर जो सोच रहा था सर कि उसकी ट्रू जो एबिलिटी वाली होगी सर, उसकी जो वैल्यू उसके हिसाब से वो ट्रू वैल्यू कोई और है उसकी। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, तो मतलब आप कुछ कुछ समझ रहे हैं इसमें। देखिए इसमें आप ये देख रहे हैं कि ट्रू की वैल्यू जो है वो ज्यादा है और इंजन की वैल्यू कम है। इसके पीछे अभी हमने एक बात भी की थी पहले, ऊपर भी जो है कि नेकिंग जो एरिया है वहां पर आप देख रहे हैं कि जो एरिया जो लोकेशन है वहां से आपकी लोकल इंस्टेबिलिटी की वजह से एरिया कम हो रहा है आपका। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? जी सर जी। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है आपका? चेंज इन लेंथ डेल्टा चेंज इन एल। कॉन्फ़िगरेशन अपॉन स्ट्रेस, वो तो आप स्ट्रेन कह रहे हैं, मैं स्ट्रेस पूछ रहा हूँ। स्ट्रेस डेल्टा एल वाई एल। गलत। सर इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शन इंटरनल एरिया। रेजिस्टेंस ठीक बाय है, एरिया। बेसिकली आप बोल इंटरनल सकते हैं रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन फोर्स। एरिया। ठीक है, सिंपल, फोर्स अपॉन एरिया बोल सकते हैं। यस जी सर। सर। जी सर। यस सर, फोर्स अपॉन एरिया। जी ठीक है, तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि फोर्स तो सेम ही है, दोनों केस में फोर्स तो सेम लग रही है ना। मेनली क्या जी यस सर। सर। अब आप देखें, समझने की आप कोशिश करें कि ये एरिया, ये जो ग्राफ है, अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट इलास्टिक लिमिट तक तो सेम है। ठीक है, जब जी सर। इलास्टिक लिमिट से प्लास्टिक लिमिट, जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आप देख रहे हैं वहां पे जब वो मूव किया आपका एरिया, तब थोड़ा सा ट्रू और इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में वेरिएशन स्टार्ट हो गया। अब ये देखिए ऐसा क्यों हुआ होगा, आप ये समझ लीजिए कि ट्रू के अंदर जो आप एरिया लेते हैं वो इंस्टेंटेनियस एरिया लेंगे। क्या क्या कहा हमने? ट्रू के अंदर जो एरिया लेंगे वो कौन सा लेंगे? इंस्टेंटेनियस एरिया। इंस्टेंटेनियस मतलब क्या होता है? जब जब आपको उसकी वैल्यू निकालनी हो उस टाइम पे उस मटेरियल का क्या एरिया होगा, वो एरिया कहलाता है इंस्टेंटेनियस एरिया। ठीक है, और सर एक बार फिर। इंजीनियरिंग, जी जी, अब अभी मैं इसको एक बार फिर से एक बार रिपीट करूंगा। और इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर आप जो है वो ओरिजिनल एरिया लेकर चलते हैं।
ठीक है। इंजीनियरिंग के अंदर जो आपका सैंपल था उसमें जो शुरू में जो एरिया था उसको आप लेकर चलेंगे, लेकिन ट्रू के अंदर आप क्योंकि लोड की वजह से जो एरिया में वेरिएशन होता है तो उस पर्टिकुलर जब आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी तो उस टाइम पे उस मटेरियल का उस स्पेसिमेन का क्या एरिया था उस पॉइंट के ऊपर वो आप लेके चलेंगे, वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस एरिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ट्रू में क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस हुआ। बोलो ट्रू के अंदर क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस सर। एरिया ले रहे हैं हम और लोग। इंजीनियरिंग के अंदर ओरिजिनल 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 एरिया सर। ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं क्या ओरिजिनल एरिया चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। हो रहा है सर। चेंज हो रहा है सर। ओरिजिनल एरिया तो आपने वही रखा हुआ है, बेसिकली जो इंस्टेंटेनियस एरिया है वो चेंज हो रहा है ना आपका। इंस्टेंटेनियस जी एरिया सर। लोड के लगने की वजह से वही तो चेंज होगा आपका। यस सर ओरिजिनल तो ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब नेकिंग रीजन स्टार्ट हो गया तो अल्टीमेट स्ट्रेस जो मैक्सिमम लोड वो मटेरियल कैरी कर सकता था, उसके बाद जो नेकिंग स्टार्ट हो गई तो वहां से आपका जो स्पेसिमेन है वहां से उसका एरिया थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हो जाएगा आपका। यस सर। जी ठीक है। सर। और जो ये एरिया कम हो रहा है ये इंस्टेंटेनियस एरिया होगा आपका, और यस स्ट्रेस सर। इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। क्लियर है? यस स्ट्रेस सर। आपका जो है वो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर यस एरिया सर। की वैल्यू बढ़ेगी यस तो सर। स्ट्रेस कम होगा, और अगर एरिया कम होगा तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। बढ़ेगी। यस सर। तो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि नेकिंग रीजन के अंदर उस स्पेसिमेन का जब एरिया कम हो रहा है तो स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी। यस सर। तो यस इस सर। वजह से ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की वैल्यू ज्यादा आती है एज कंपेयर टू इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लियर है? अरे रीजन समझ पाए सब लोग? यस सर। ऐसा यस सर। है। यस सर। लेकिन अगर आप ये रीजन समझ पाए, लेकिन आप ये देख लीजिए कि जो हम यूज करते हैं ना वो इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही यूज करेंगे अपनी कैलकुलेशन में, और बाकी जो भी हमें फर्दर जो भी इन्वेस्टिगेशन और जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी हमें वो वहां पर हम इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ही यूज करेंगे, ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यूज नहीं करेंगे। इसका कोई रीजन मुझे बता सकता है कि ऐसा हम क्यों करेंगे? सर रिपीट कर दीजिए, समझ नहीं आया। क्या चीज समझ में नहीं आई बताएं। क्वेश्चन सर। सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर। देखिए आप ये समझ गए क्या कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की वैल्यू इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से ज्यादा क्यों होती है? यस सर। चलिए ठीक है, इतना अगर आप समझ गए। अब हम ये कह रहे हैं कि जनरली आप कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और जो आपको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बेसिस पे जो आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वहां पर आप ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यूज नहीं करते हैं, आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यूज करते हैं। इसका रीजन क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सर मैं बताऊं। जी बताएं। सर इंजीनियरिंग में ट्रू में क्या होता है सर, इंस्टेंटली वो चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेन कर्व में लेकिन उसमें चेंज नहीं होता रहता ठीक है कम सही है। इंजीनियरिंग में। ठीक है। सर ये स्टेंटेसियस में जो एरिया है वो चेंज होगा, जी ओरिजिनल में एरिया चेंज नहीं होगा सर। ठीक है। ठीक है सही सही। और कोई सर पूछना चाहेगा? सर इंजीनियरिंग में वो एरिया चेंज नहीं होता इसलिए स्ट्रेस पे कोई उसका नहीं नहीं, वो ध्यान देके आप क्या कह रहे हैं, इंस्टेंटेनियस में चेंज नहीं होगा अरबाज? इंटेंट ओरिजिनल में नहीं होगा ना सर हाँ चेंज। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ देखिए तो बिल्कुल यही रीजन है। आपसे अगर कोई क्वेश्चन ये पूछे कि भाई हम जो है जबकि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की वैल्यू ज्यादा आ रही है तो आपको ज्यादा फायदा होगा आप वाला एक कर्व यूज करें, लेकिन हम उसको ये कहेंगे कि ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर उसकी वैल्यू कैलकुलेशन में हम इंस्टेंटेनियस एरिया कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करना हर पॉइंट ऑफ व्यू पे बड़ा मुश्किल होता है।
क्योंकि वो Yes, चेंज sir. कर रहा है और हर पॉइंट को उसको नोट करना बड़ा मुश्किल है। इस वजह से हम इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का यूज करते हैं अपनी कैलकुलेशन में, और कोई भी हम जो उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो वहां पर। इस वजह से हम इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का यूज करेंगे। क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक जी है, सर। ठीक है। तो जल्दी से जो है अब ये पढ़ लीजिए। अब तो ये सिंपल है, इसमें जो है कोई मसला नहीं है। अब सब आप समझ ही गए हैं, तो मैं एक बार बस इसको रीड कर देता हूँ। कहीं पे कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ लीजिएगा, वैसे तो दिक्कत आने कोई गुंजाइश नहीं है। A typical stress strain diagram for mild steel is as shown in the given figure. The initial behavior is depicted by a straight line OA. In this region, the stress is proportional to strain and thus the behavior is linear. Beyond point A, the linear relationship no longer exists. Corresponding the stress A is called the proportionality limit. However, the material remains elastic even beyond the limit of proportionality. The stress up to which the material behaves elastic is called the elastic limit, which is shown by the point B on the curve. If the load is further increased, the material reaches a point where sudden and appreciable increase in strain occurs without appreciable increase in stress. This behavior is shown by point C on the curve. The stress corresponding to the point C, upper yield point, is called the upper yield stress, and accurate testing of the specimen would reveal that the curve drops at point D, lower yield point, and the corresponding stress is called the lower yield stress. In the region of the upper and lower yield points, the material becomes perfectly plastic, which indicates that it can deform without an increase in applied load. After undergoing the large strains in the region of upper and lower yield points, the steel begins to strain harden. Strain hardening is a process where material undergoes changes in its atomic and crystalline structure. This process brings in new lease of life for the material, and it picks up increased resistance to further loading, hence resistance to deformation. Thus, additional elongation requires an increase in tensile load, and stress strain diagram mounts up with a positive slope from D to E. Point E signifies the maximum stress the material can bear, and this point is called the ultimate point. And the corresponding stress is ultimate stress. Further, stretching of the bar is actually accompanied by drastic reduction in area and in load, and fracture finally occurs as shown by the point F on the diagram. Clear है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ गया? चलिए, सर अगर एक्स स्ट्रेस को ऊपर अगर एक्सिस चेंज करने से कोई कुछ होगा सर, मतलब मटेरियल में कर्व में एक्सिस अगर स्ट्रेस जैसे स्ट्रेस जो है एक्स वाई एक्सिस पे है, हम अगर स्ट्रेस को एक्स एक्सिस पे डाल दे तो उसमें कुछ मतलब चेंजिंग वगैरह नहीं, मतलब चेंजिंग कुछ आ वगैरह सकती नहीं आएगी। बेसिकली देखिए, आप ये समझते हैं, आपने थोड़ा सा जब आपने मतलब 9th-10th में होंगे आप, तो जब आपने ग्राफ को प्लॉट किया होगा तो आपने स्पीड और टाइम का, और आप जो है वेलोसिटी का, टाइम का, वेलोसिटी स्पीड का, एक्सीलरेशन का, वो सब ग्राफ आपने प्लॉट किए होंगे। ठीक है? यस सर। तो बेसिक आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एस पैरामीटर को रखते हैं, नियरली कांस्टेंट होता है। पैरामीटर जो आप चेंज कर रहे हैं या जो चेंज कर रहा है उसको आप वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस पे प्लेस करेंगे। Yes, sir. ठीक है टाइम एक्स एक्सिस पे होता है, डिस्टेंस वाई एक्सिस पे। जी। तो बेसिकली इस वजह से कि जो पैरामीटर ज्यादा चेंजेस शो कर रहा है वहां पर आप उसको वर्टिकल एक्सिस पे प्लेस करेंगे, और इसको आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लेस करते हैं जो पैरामीटर नियरली कांस्टेंट रहता है। ठीक है? लेकिन ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक्सिस को चेंज कर भी उसमें वेरिएशन की एनालिसिस
कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था आपका। फिर आता है आपका हुक्स लॉ। जो अभी हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में पढ़ा, उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग हुक्स लॉ है आपका कि फॉर इलास्टिक बॉडीज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट and is known as the Young's modulus or the modulus of the elasticity and is denoted by E. E सिंबल से आप इसको जो है वो डिनोट करते हैं। ये क्या है? रेशो है। इसका दो पैरामीटर का, किन दो पैरामीटर का है? स्ट्रेस और स्ट्रेन का जी। रहेगा स्ट्रेस और नीचे स्ट्रेन रहेगा आपका। तो बेसिकली क्या हुआ? रेशियो ऑफ द स्ट्रेस टू द कोरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेस, स्ट्रेन इज कांस्टेंट अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट, और ये वैल्यू होता है अप टू द प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही आप इसको अंडरस्टैंड और बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो रिलेशनशिप है, लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही। इस वजह से ये प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही आप इसको होल्ड कर सकते हैं हुक्स लॉ को। तो स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो सिग्मा इज इक्वल टू, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करने के लिए आपने एक पैरामीटर का यूज किया जिसको आप ई से डिनोट करते हैं, और ये क्या है आपका? यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी और आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो ये ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन ई हो जाएगा आपका। स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती है, तो जो स्ट्रेस की यूनिट होगी वही आपकी यंग्स मॉडुलस की भी यूनिट हो जाएगी। तो यंग्स मॉडुलस की यूनिट वही होती है जो कि स्ट्रेस की होगी, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है? यस सर। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं, या यहाँ तक जो है ये चीज जो है कांस्टेंट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के, और ये जो ग्राफ है आपका, इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको? ई देगा, tan थीटा ई। इलास्टिक लिमिट बिल्कुल नहीं, बेसिकली क्या देगा ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है? यस स्ट्रेन की वैल्यू जो इसका स्लोप है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट तक, ये आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू देगा। और अलग अलग मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू वेरी करेगी। जैसे माइल्ड स्टील के बारे में हमने हमने ग्राफ में डिस्कस किया, तो माइल्ड स्टील के केस में यंग्स मॉडुलस की वैल्यू 200 किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर होती है। एल्यूमिनियम के केस में 70 है, कॉपर 100 है, कास्ट आयरन 90 है, ब्रॉन्ज 120 है, वुड के केस में 10 है। तो बेसिकली अलग अलग मटेरियल के लिए यंग्स मॉडुलस की वैल्यू वेरी करेगी आपकी। ठीक है? तो बेसिकली यस सर। कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है आपका? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। और अभी हमने जब शुरू में जब हम यूनिट 1 के सिलेबस की बात कर रहे थे, तो वहां पे हमने देखा था कि 3-4 तरह के मॉडुलस होते हैं आपके। एक यंग्स मॉडुलस है, एक बल्क मॉडुलस है, एक शेयर मॉडुलस है। तो वो जो अलग अलग नाम रखे हुए हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेन और डिफरेंट स्ट्रेस के बेसिस पे रखे हुए हैं। तो ऐसे केस में आपका जो स्ट्रेस होता है वो नॉर्मल होता है और स्ट्रेन आपका लॉन्गिट्यूडनल होगा। तो यंग्स मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ द स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन तक तो ठीक है, लेकिन उसमें फर्दर आप ये बताएंगे कि कौन सा वाला स्ट्रेस होगा और कौन सा स्ट्रेन होगा आपका। तो बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होगा। सर बल्क मॉडुलस तो 1/k होता है। हाँ, तो वो अभी आएगा, वो तो 1/k है ना। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि k क्या है। तो अभी कंप्रेसिबिलिटी। हाँ, वो अभी आगे या फर्दर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पर आपको समझ में आएगा। ठीक है? ओके सर। बेसिकली नॉर्मल स्ट्रेस क्या होगा? सिग्मा फोर्स अपॉन एरिया होगा, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यस सर। आप इस फॉर्मूले को देंगे तो ये आ जाएगा E इक्वल टू L अपॉन A इंटू L। ठीक है? यस सर। जी सर, जी सर। आपको जो है कोई मटेरियल की वैल्यू गिवन होगी, उसमें ओरिजिनल लेंथ गिवन होगा, उसका एरिया या फिर डायमीटर मेंशन होगा, और फोर्स की वैल्यू दी होगी, तो आप वहां से यंग्स मॉडुलस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल फॉर्मूले में प्लेस करके। बस थोड़ा सा यूनिट का आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आता है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉडुलस। अभी जो हम बात कर रहे थे,
तो बेसिकली हर एक जो है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन ही है, चाहे वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या शेयर मॉडुलस हो या आपका बल्क मॉडुलस हो, लेकिन बस थोड़ा सा वेरिएशन जो है आपका वो स्ट्रेन और स्ट्रेस की अलग अलग जो यूज करते हैं उसके बेसिस पे है। तो बेसिकली शेयर मॉडुलस क्या होता है आपका, शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन होगा आपका, और जो बल्क मॉडुलस है आपका जिसको आप के से रिप्रेजेंट करेंगे वो डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होता है। यस सर। ठीक है, तो यस सर। बेसिकली ये आपके मॉडुलस हो गए ई, जी एंड के। इसके बाद बात करते हैं पॉइजन रेशो की। पॉइजन रेशो क्या है, ये भी एक तरह का पैरामीटर है जो कि दो पर्टिकुलर जो स्ट्रेन है उनके रेशो को सिग्निफाई करेगा। होता क्या है, द रेशो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। किसी भी मटेरियल के लिए जो रेशो है लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का वो कांस्टेंट होता है व्हेन, कब, व्हेन द मटेरियल इज स्ट्रेस्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। जब इलास्टिक लिमिट तक ही आप उस मटेरियल को स्ट्रेस्ड करेंगे, एंड दिस रेशियो इज कॉल्ड एज द पॉइजन रेशियो एंड इज जनरली डिनोटेड बाय म्यू। म्यू से पॉइजन रेशियो को आप रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लेकिन विद नेगेटिव साइन। ये बात भी ध्यान में रखनी है आपको, नेगेटिव साइन होता है। और ये नेगेटिव साइन क्यों होता है इस बात का भी आपको पता चलेगा, क्या क्यों, मतलब वजह क्या है इसकी। पॉइजन रेशियो इज यूनिक फॉर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। बेसिकली अलग अलग मटेरियल के लिए जो पॉइजन रेशियो की वैल्यू है वो वेरी करेगी। और होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक, अभी हम बात करेंगे कि होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल क्या होते हैं, उनके केस में पॉइजन रेशियो की वैल्यू कांस्टेंट होती है। नेगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं आप, अब ये बात करते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेशन कॉजेस लैटरल कॉन्ट्रैक्शन। आप ये समझते हैं, अब मान के चलिए जैसे ये मटेरियल है आपका, ठीक है, इस मटेरियल पे आपने कौन सी फोर्स लगाई है बताओ, ये कौन सी फोर्स है नॉर्मल। जी, टेंसाइल। टेंसाइल फोर्स। ठीक है आपने, तो टेंसाइल फोर्स से क्या होगा, इसकी जो लेंथ लेंथ करे, इंक्रीमेंट इन लेंथ, इंक्रीज होगी लेंथ। लेकिन विड्थ क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यस सर, डिक्रीमेंट इन विड्थ। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेशन की वजह से जो लेटरल है वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ, एक पैरामीटर, एक लेंथ जो आपकी लॉन्गिट्यूडनल है अगर वो इंक्रीज हो रही है तो लेटरल वाली डिक्रीज हो रही है। मतलब दोनों में जो आपका रिलेशन है वो इनवर्सली का है क्या, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सर। जी, इसी वजह से नेगेटिव साइन है यहाँ पर। अगर लॉन्गिट्यूडनल बढ़ेगा तो लेटरल कम होगा, अगर लेटरल बढ़ेगा तो लॉन्गिट्यूडनल कम होगा, इस वजह से ये नेगेटिव साइन है। और पॉइजन रेशियो जो है आपका क्या है, डायमेंशन लेस है, क्योंकि दोनों ही स्ट्रेन है आपके। यस सर। और इसकी वैल्यू 0 से लेकर 0.5 तक वेरी करती है, पॉइजन रेशियो की वैल्यू। फिर आपके होते हैं इलास्टिक कांस्टेंट्स। और होता क्या है इलास्टिक कांस्टेंट्स है आपके, तो बेसिकली जो कांस्टेंट्स होते हैं या आप इसको कोफिशिएंट भी बोल सकते हैं, तो ये बेसिकली जो मटेरियल की इलास्टिसिटी है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो इलास्टिक कांस्टेंट्स है या कोफिशिएंट्स है आपके, तो अ कांस्टेंट और कोफिशिएंट दैट एक्सप्रेस द इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल and elastic constants are basically used to obtain relationship between stress and strain। स्ट्रेस और स्ट्रेन के अंदर एक रिलेशनशिप को डेवलप करने के लिए ये आप कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो होमोजेनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं वो 4 होते हैं टोटल। वो 4 कौन कौन से हैं, वो ई, जी, म्यू, के, पॉइजन रेशियो, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड शेयर मॉडुलस। ये 4 आपके इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं फॉर अ पर्टिकुलर होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, यस सर।
और अभी हमने जैसे कहा कि इनमें जो है वो रिलेशनशिप है वो डेवलप करते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं आपके इन चारों इलास्टिक कांस्टेंट्स में। इनके डेरिवेशन में नहीं नहीं है, आप लोगों को जाना है, सिंपल बस इसमें जो है जो फॉर्मूला है ये इसको समझना है आपको। तो बेसिकली ई जो यंग्स मॉडुलस है आपका वो होता है 2 इंटू जी इंटू 1 प्लस म्यू, और ई इज इक्वल टू 3k इंटू 1 माइनस 2 म्यू। और इन तीनों में ई के और जी में ये रिलेशनशिप है आपका, ई इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी। तो यहां से आप अगर जी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो जाएगा, बोलो क्या होगा, ई अपॉन 2 इंटू 1 प्लस म्यू होगा ये, यस जी सर। सर। और यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए मुझे, ई अपॉन के ई 1 माइनस 2 म्यू। 1 माइनस 2 म्यू। क्लियर है? यस सर। तो सिंपल जी ये आपको फॉर्मूला अगर याद है तो सिंपल ई म्यू की वैल्यू दी होगी तो आपसे जी पूछ लेगा, या ई और जी की वैल्यू देगी तो आपसे म्यू म्यू की वैल्यू पूछ लेगा वो। तो सिंपल ये 3 रिलेशंस हैं। फिर होती बात करते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस की, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे जो आप जो लेंथ इंक्रीज हो रही है आपकी या डिक्रीज हो रही है वो लोड या फोर्स के लगाने से हो रहा है आपका, ठीक है यस ना? सर। जी सर। टेंसाइल फोर्स है तो लेंथ में वो इंक्रीमेंट होगा, और अगर कंप्रेसिव फोर्स है तो डिक्रीमेंट होगा। अब यस वैसे सर। ही टेम्परेचर स्ट्रेस एक टर्म है जो कि आप जो मटेरियल है अगर आप उस मटेरियल को हीट अप कर दें आप, ठीक है, तो उस हीट करने की वजह से भी वो मटेरियल क्या होगा, एलोंगेट होगा। यस सर, इलोंगेट होगा। जैसे ये मटेरियल था आपका, ठीक है, ये एक एंड से फिक्स है और दूसरा एंड इसका फ्री है आपका, उसकी लेंथ आपकी एल है, ठीक है। आपने इसको टेम्परेचर राइज किया, ठीक है, तो टेम्परेचर राइज करने की वजह से इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा, यस यस सर। सर। जी सर। और ये इंक्रीमेंट जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, टेंशन। हाँ बिल्कुल टेंसाइल नहीं वो, टेंसाइल स्ट्रेस। और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अल्फा टी एल। आपने पहले भी पढ़ा होगा, अल्फा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, यस सर। और टी टेम्परेचर और एल आपका लेंथ है। लेंथ। इतना इंक्रीमेंट होगा, जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो क्या होगा, एल प्लस दिस अल्फा टी एल। क्लियर है? जी सर। चलिए तो बेसिकली टेम्परेचर स्ट्रेस के बारे में आप पढ़ लीजिए। एनी मटेरियल इज कैपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग फ्रीली ड्यू टू राइज और फॉल इन टेम्परेचर। समझ गए? चाहे टेम्परेचर के बढ़ाने से या घटाने से कोई भी मटेरियल या तो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज होगा, लेंथ या उसकी जो डायमेंशन है आपकी, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू राइज इन टेम्परेचर ऑफ T डिग्री सेल्सियस। अगर आप टेम्परेचर को राइज करें T डिग्री सेल्सियस से तो वो मटेरियल इट एक्सपेंड्स फ्रीली बाय एन अमाउंट अल्फा टीएल। अल्फा टीएल अमाउंट से उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, जो कि आपने ऊपर फिगर में देखा, where alpha is the coefficient of the linear और thermal expansion आप बोल सकते हैं, और T आपका rising temperature है और आपका L आपका original length है। तो from the above figure it is seen that B shifts to B dash by an amount alpha dl। ये बात आपने देखी, ये जो B पॉइंट है आपका ये B dash पॉइंट तक शिफ्ट कर गया। If this expansion is to be prevented, a compressive force is required at B dash। अब ये कह रहे हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये इंक्रीमेंट ना हो तो आपको अल्फा टीएल मैग्नीट्यूड का ये फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, पी मैग्नीट्यूड का, जो कि वो इसके इक्वल होगा, ठीक है ना। अगर आप अल्फा टीएल जी सर। फोर्स अगर उस पर लगा देंगे अपोजिट डायरेक्शन में तो वो इंक्रीज नहीं होगा उसमें, ठीक है। यस जी सर। सर। टेम्परेचर सेम क्या होगा, स्ट्रेन मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। यस सर। तो चेंज इन लेंथ कितना हुआ, अल्फा टीएल, और यस सर। ओरिजिनल लेंथ क्या था, एल प्लस अल्फा टीएल था आपका। जी सर।
तो जब आप इसको कॉमन लेके कैंसिल करेंगे आप, तो L से जो है आपका L कैंसिल हो जाएगा और नियरली ये अल्फा टी के इक्वल आएगा आपका, जो कि टेम्परेचर स्ट्रेन है आपका। ठीक है, टेम्परेचर स्ट्रेन अगर आपका अल्फा टी आया तो टेम्परेचर स्ट्रेस क्या आएगा आपका, स्ट्रेस क्या होता है आपका, और यंग मॉडुलस क्या होता है आपका, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यस सर। सर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो बेसिकली स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यंग फोर्स बाय एरिया। ठीक है, जी सर। नहीं हो जाएगा ये टेम्परेचर स्ट्रेस, तो सिंपल बस यही है आपका। hence the temperature strain is the ratio of the expansion or contraction prevented to its original length। तो बेसिकली जो स्ट्रेन हुआ, टेम्परेचर स्ट्रेन वो हुआ अल्फा टी, और जो टेम्परेचर स्ट्रेस हुआ वो अल्फा टी इंटू ई हुआ। जो उस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस है उसको अगर आप स्ट्रेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको टेम्परेचर स्ट्रेस की वैल्यू वहां से कैलकुलेट हो जाएगी। तो टेम्परेचर स्ट्रेस में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिए ठीक है। फिर आता है आपका होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक। सर अब इतना ही रहने दीजिए, जी इतना ही रहने दीजिए सर अब। क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कंटिन्यू। बहुत हो गया सर। अरे नहीं, अभी कहाँ हुआ, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अभी तो हमने एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, समझ रहे हैं? अब्बास हैं, कौन कह रहे थे अभी? अब्बास हैं? यस सर। थक गए क्या? यस सर। बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है या थोड़ा सा अभी 2-3 मिनट का गैप देना है? सर कंटिन्यू कर। सचिन यस सर। सर गैप पढ़ा सब सर गैप कंटिन्यू सर गैप दे दीजिए। चलिए, तो 2-3 मिनट का गैप ले लीजिए, 5 मिनट का चलिए गैप ले लीजिए, ठीक है? ठीक है। चलिए ठीक है। एंड एट एनी गिवन पॉइंट, किसी भी गिवन डायरेक्शन और किसी भी गिवन पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इलास्टिक कांस्टेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं, जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं किसी भी मटेरियल की, वो सेम होती हैं। ठीक है, जैसे कि ए बी सी, आप यहाँ पे 3 पॉइंट देख रहे हैं। ए के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप देखें तो 4 ये ई की वैल्यूज हैं आपकी, क्लियर है? यस सर। और आप यहाँ पे देख रहे हैं बी में आप क्या देख रहे हैं, आप बी के कोरस्पॉन्डिंग चारों डायरेक्शन में बेसिकली तीन डायरेक्शन है, लेकिन यहाँ पे मैंने 4 वैल्यूज अलग अलग एक्सिस में मेंशन की हुई है, वो सेम है आपकी वैल्यू ई ई ई है हर जगह। देखो यस सर। यस सर। बेसिकली चारों मतलब 3-4 पॉइंट लेने के बाद भी और जो डायरेक्शन है वैल्यू सेम है आपकी, जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं, तो ऐसे मटेरियल को आप होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मटेरियल कहेंगे। आप देखेंगे जब आप कोई डेरिवेशन करते हैं तो उसमें आप ये मान के चलते हैं, उसमें जो है वो जो एजम्पशंस हैं कि द मटेरियल इज होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक, तो इससे ये होता है कि जो नंबर ऑफ जो आपके कांस्टेंट्स हैं वो कम हो जाते हैं। क्यों? अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यूज को कंसिडर करेंगे तो उसमें फिर नंबर ऑफ कांस्टेंट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा आ जाएगी, तो फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, तो आप को जो है कोई डेरिवेशन करने में वो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर ऑफ अननोन्स होंगे उतनी ज्यादा नंबर ऑफ इक्वेशंस आएंगी, फिर उनको सॉल्व करना बहुत दिक्कत है। तो इसलिए आप ये मान के चलते हैं कि द मटेरियल इज होमोजेनियस एंड
आइसोट्रोपिक। ऐसा करने से आपने जो नंबर ऑफ अननोन्स हैं और जो कॉम्प्लेक्सिटी है सॉल्व करने की या डेरिवेशन की, वो आपने थोड़ा सा कम कर दिया है। ठीक है। यस सर। यस सर। फिर आपका आता है एनाइसोट्रोपिक मटेरियल। अब आप मुझे ये बताइए कि जब आइसोट्रोपिक की आपने बात की तो इसमें क्या ये डायरेक्शन डिपेंडेंट होगा? क्या ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी ये वैल्यूज की? यस सर, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है तो ही तो नहीं मतलब करेगी, वैल्यू अगर नहीं नहीं करेगी। करेगी, क्योंकि जब तीनों डायरेक्शन में ये डायरेक्शन डिफरेंट है ना सर? जब सेम होती है वैल्यूज तो वो मतलब ही नहीं है। चाहे आप किसी भी डायरेक्शन में कंसिडर करें, जब उनकी इलास्टिक प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में अगर सेम है तो ये डायरेक्शन डिपेंडेंट हुआ या डायरेक्शन इंडिपेंडेंट हुआ? इंडिपेंडेंस। सर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट। जी बिल्कुल। और जो एनाइसोट्रोपिक मटेरियल है वहां पर आप देखेंगे जैसे ए और 2 पॉइंट आपने बी पॉइंट लिए तो यहाँ पे दें, यहाँ पे E1 है, E2 है, E3 E4, यहाँ पे बी अनंतर पॉइंट के ऊपर जो इलास्टिक प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग हैं। E5 हो गया, E7, E8, E6 एंड सो ऑन। तो a material is said to be anisotropic when it shows different elastic properties in any given direction at any point। तो बेसिकली एनाइसोट्रोपिक जो है वो क्या हुआ? डायरेक्शन डिपेंडेंट हुए। ठीक है। क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन में जब अलग अलग वैल्यूज हैं तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन में आप मान लेंगे, नहीं, अलग अलग डायरेक्शन में जो वैल्यूज है वो अलग अलग होगी। फिर दो मटेरियल के बारे में आपने पहले ही पढ़ा था, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल। तो बेसिकली क्या होता है? द कैपेसिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ लार्ज एक्सटेंशन। क्योंकि डक्टाइल का मतलब ही वो है ऐसा मटेरियल जिसमें आप ये देखते हैं कि उसमें एक्सटेंशन ज्यादा हो रहा है, मतलब लोड के लगने के बाद, मैक्सिमम लोड कैरी करने के बाद भी वो एकदम से ब्रेक या फ्रैक्चर या ब्रेकिंग पॉइंट ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, वो ब्रेक नहीं हो रहा है, लार्ज डिफॉर्मेशन को एग्जिस्ट कर रहा है और बहुत देर में जाके वो ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे मटेरियल कहलाते हैं आपके डक्टाइल मटेरियल। The capacity of a material to allow large extension, that is, the ability to be drawn out plastically, is termed as its ductility, and the material with high ductility are termed as ductile material. For example, low carbon steel, mild steel, gold, silver and aluminium and etc. और भी बहुत सारी जो है वो एग्जांपल हो सकते हैं आपके डक्टाइल मटेरियल के केस में आपकी। और ब्रिटल क्या हुए? A brittle material is one which exhibits relatively small extensions before fracture, so that plastic region of the tensile test graph is much reduced। मतलब क्या हुआ आपका? ये देखिए आप, ये दो ग्राफ हैं आपके, एक ग्राफ ये है आपका और एक ग्राफ आपका ये है। दोनों में क्या डिफरेंस है, कोई मुझे बताएगा डक्टाइल और ब्रिटल में? सर इसका स्लोप चेंज हो रहा है बार। स्लोप चेंज हो रहा है, अच्छा। और वो इलास्टिसिटी एक में ज्यादा हो रही है सर, पहले वाले में सर, दूसरे वाले में कम है सर। अच्छा ठीक है। और सर कोई? एक में इलास्टिक रीजन है सर, दूसरे में प्लास्टिक रीजन है। ओके ठीक है, गुड। बाकी और कुछ आप इसमें से देख पा रहे हैं? सर इसमें स्ट्रेन और स्ट्रेस की वैल्यू प्रोपोर्शनली आ रही है, उसमें जो है ना मतलब पॉइंट पे चेंज हो रही है। तो वो सर धीरे धीरे सर वो प्लास्टिक रीजन की तरफ टेंड कर रही है। ठीक है। तो बेसिकली ठीक कहा आप सब लोगों ने। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ मान लीजिए आपका जो है जो प्रोपोर्शनल लिमिट है वो यहाँ तक है आपकी। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो प्लास्टिक रीजन है वो बहुत बड़ा है। मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेन को एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है, जो अलाउ कर रहा है, वो ज्यादा है। यहाँ पर तो है ही नहीं आपका, कहाँ है यहाँ पर? तो बेसिकली ये ब्रिटल मटेरियल हुए आपके, और ये आपके क्या हुए आपके जो है ये डक्टाइल। डक्टाइल।
और जो ब्रिटल में अगर स्टील विद हाई कार्बन कंटेंट है, कास्ट आयरन है, कॉन्क्रीट है, ब्रिक है, ये आपका ब्रिटल मटेरियल की एग्जांपल हो गई। डक्टाइल जो फ्रैक्चर है वो कप एंड कोन में ब्रेक करता है, ब्रिटल आपका एकदम से ब्रेक हो जाता है आपका। ये नेचर ऑफ फ्रैक्चर है आपका डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल का। ये एग्जांपल आपसे पूछ सकते हैं कि कप एंड कोन जो फ्रैक्चर जो फेलियर होता है वो डक्टाइल मटेरियल में होता है या फिर ब्रिटल में होता है। तो बेसिकली ये डक्टाइल में होगा ये आपका। कप और कोन की शेप है सर ब्रेकिंग के जी, बाद? बिल्कुल, बेसिकली ये कप एंड कोन इसकी शेप है आपकी, ठीक है। ओके सर। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको अगर और फर्दर अगर इसके अंदर आप जाके और देखना चाहेंगे तो आप ये समझेंगे कि जो ब्रिटल मटेरियल है वो 90 डिग्री पे फ्रैक्चर होता है बेसिकली, ठीक है। और ये थोड़ा सा एंगल पे फ्रैक्चर हो रहा है, आप देख रहे हैं कुछ एंगल फॉर्म हो रहा है नियरली 45, जी सर। ठीक जी है। सर। तो बेसिकली जो एंगल पे फ्रैक्चर हो रहा है ये कुछ एंगल पे ओरिजिनल सरफेस के कंपैरिजन में, तो ये किस वजह से हो रहा होगा? शियर से, क्योंकि आपने दो दो पढ़े ना, एक तो डायरेक्ट पढ़ा और आपने एक शेयर पढ़ा जो स्ट्रेस की बात यस आप सर कर रहे हैं। शेयर। तो बेसिकली आप ये यहाँ पे और इसको और फर्दर ये बता सकते हैं कि जो डक्टाइल फ्रैक्चर होगा वो ड्यू टू शियर स्ट्रेस की वजह से होगा, और ब्रिटल जो होगा वो डायरेक्ट स्ट्रेस की वजह से होगा, ठीक है। यस सर। चलिए ठीक है, अब ये आप देख लीजिए यहाँ पे ये डक्टाइल मटेरियल और ये ब्रिटल, ये बात ऊपर हो गई है। यहाँ पर ग्राफ से जो है स्ट्रेन है इधर आपको स्ट्रेन स्ट्रेस कर्व है आपका, तो यहाँ पे आपको जो है वो लार्ज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का स्ट्रेस है। और एक चीज आप इसमें और एनालाइज कर सकते हैं, वो क्या है? वो ये है कि यहाँ पर डक्टाइल मटेरियल के केस में अल्टीमेट पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटल मटेरियल के केस में अल्टीमेट और फ्रैक्चर पॉइंट एक ही पॉइंट पे होता है। ये एक और डिस्टिंक्शन है बिटवीन डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल की। और एक ये आप इसमें और एनालाइज कर सकते हैं कि जो एरिया अंडर कर्व है आपका ब्रिटल मटेरियल केस में, जो एरिया अंडर कर्व है वो इतना है आपका, और डक्टाइल मटेरियल में एरिया ऑफ अंडर कर्व बहुत ज्यादा है, ठीक है। क्लियर यस है? सर। ये 90 डिग्री पे फ्रैक्चर होता है और ये कुछ 45 नियरली डिग्री पे फ्रैक्चर होता है। यहाँ पे कप एंड कोन फ्रैक्चर का फेनोमेना आप देखते हैं, ठीक है। तो अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि डक्टाइल और ब्रिटल में क्या डिफरेंसेस हैं और किस बेसिस पर आप इसको जो है वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब आप मुझे एक चीज बताएं, आप इसको देख के आपको क्या समझ पा रहे हैं, आप मुझे बताएं। क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे ये बताइए कि ब्रिटल और डक्टाइल मटेरियल में से किस मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू ज्यादा होगी? सर डक्टाइल की। डक्टाइल की सर। डक्टाइल की ज्यादा होगी। नो सर ब्रिटल। ध्यान से बोले, देखो ये है ना आपकी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये वाली मान लीजिए आप। बेसिकली ये यहाँ पे आएगा और ये यहाँ पर आएगा आपका, जो इधर आपका है, ठीक है। तो अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो ब्रिटल की ज्यादा होगी, डक्टाइल की कम होगी। और क्या आप देख पा रहे हैं इसमें? और क्या देख पा रहे हैं आप इसमें, बताओ। डक्टाइल की स्ट्रेन वैल्यू ज्यादा होगी ब्रिटल से सर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये दो बातें आप इसमें जो है वो देख पा रहे हैं। क्लियर है सबको? जी सर। यस। इसमें कोई दिक्कत? नो सर। सर चलिए फिर यहाँ पर ये जो आपने अभी जो टेस्ट परफॉर्म किया था उसके बेसिस पे ये कुछ न्यूमेरिकल बेसिकली मतलब ये आप देखिए इसमें दो दो तीन जो परसेंटेज एलोंगेशन आप देख रहे हैं वो दो दो तीन टर्म में आप देखेंगे। एक तो परसेंटेज एलोंगेशन इन टर्म्स ऑफ लेंथ देखेंगे
और एक आप परसेंटेज एलोंगेशन इन टर्म्स ऑफ एरिया देखेंगे आप, ठीक है। क्योंकि आपने जो अभी यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन की हेल्प से आपने जो टेंशन टेस्ट परफॉर्म किया, उसके बेसिस के ऊपर ये आपने 2-3 फॉर्मूले डिराइव किए। परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ इज अ मेजर ऑफ द डक्टिलिटी ऑफ द मेटल एंड इट इज गिवन बाय द परसेंटेज एलोंगेशन LF माइनस LO अपॉन LO। और ये LF क्या है? लेंथ ऑफ द टेस्ट स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर, और LO क्या आपका ओरिजिनल लेंथ। हेलो सर। जाहिर जब टेंशन टेस्ट होगा तो लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली वही है आपका LF माइनस LO अपॉन LO, ये परसेंटेज एलोंगेशन है आपका। हेलो और सर। जी पूछे सर इस LF को हम फाइनल लेंथ नहीं बोल सकते? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। बेसिकली जो फाइनल लेंथ है, ये फाइनल लेंथ किस टाइम की है? फ्रैक्चर के अरे टाइम। लास्ट लेंथ यस मतलब जहाँ सर, पर फ्रैक्चर होने वाला है, फ्रैक्चर हो रहा है, जी बिल्कुल नेकिंग। लास्ट। जी बिल्कुल। और ये परसेंटेज रिडक्शन आप समझ रहे हैं कि जब लेंथ बढ़ेगी आपकी तो एरिया क्या होगा? कम होगा। जी यस सर। सर। तो बेसिकली उसमें क्या आएगा? परसेंटेज रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो डक्टिलिटी कैन आल्सो बी मेजर्ड बाय परसेंटेज डिक्रीज इन द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज गिवन बाय AO माइनस AF अपॉन AO। बेसिकली जो ओरिजिनल एरिया होगा वो ज्यादा होगा, और जो फाइनल एरिया होगा, जो एट फ्रैक्चर का जो एरिया होगा वो कम होगा। तो इसलिए आपने ओरिजिनल एरिया में से फ्रैक्चर वाले पॉइंट के ऊपर जो एरिया होगा, फ्रैक्चर वाले कंडीशन में जो एरिया होगा वो आपने लिया अपॉन ओरिजिनल एरिया एओ लिया आपने। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। अब बस जल्दी जी से सर। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। जल्दी से, सिंपल है, फॉर्मूले बेस्ड है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इसमें, अगर आपने चीजों को समझाया सही से। सबके पास पेन और कॉपी है? यस सर। होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताएं। देखो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के समझा देता हूँ क्या है इसमें। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस वर मेड ड्यूरिंग अ टेंसाइल टेस्ट ऑन अ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन ऑफ 40 mm डायमीटर एंड 200 mm लॉन्ग। एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है जिसका डायमीटर 40 mm है और लेंथ 200 mm है। तो ये डाटा टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म करने के बाद आपने देखा, क्या देखा आपने? कि एलोंगेशन विद 40,000 न्यूटन लोड। ठीक है, क्या हुआ? ये 40,000 न्यूटन का लोड आपने लगाया विद इन द लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जो एलोंगेशन हुआ वो कितना आया? वो 0.0304 mm है। ठीक है, लोड कितना है? 4,000 न्यूटन का, जो कि विद इन कहां पे है? मतलब प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही है ये लोड, जिसकी वजह से इतना एलोंगेशन आपने देखा 0.0304 mm। जो यील्ड लोड है आपका वो 165,000 न्यूटन है, और मैक्सिमम लोड जो वो कैरी कर रहा है वो 245,000 न्यूटन कैरी कर रहा है आपका। और लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन एट फ्रैक्चर वो 252 mm। जो फ्रैक्चर पे उस स्पेसिमेन की जो लेंथ है वो 252 mm है। पहले क्या रहती है आपकी? 200 ओरिजिनल लेंथ, और फ्रैक्चर के टाइम पे बढ़ गई वो लेंथ आपकी। ठीक है, बढ़ के कितनी हो गई? 252। तो आपको कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द यील्ड स्ट्रेस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड द परसेंटेज एलोंगेशन। क्वेश्चन समझ में आया सबको? हेलो, सर एक बार और रिपीट कर। जी सर। क्या कहां से करूं रिपीट? पूरा फिर से? यस सर, फिर से समझा दो। अच्छा ठीक है, देखो ये हुआ कि आपने जो अभी टेंसाइल टेस्ट परफॉर्म किया ना, अभी जो आपने ऊपर पढ़ा था स्टील स्पेसिमेन के ऊपर, उसका ये डाटा है आपका पास। ठीक है, पहली चीज तो आपने जो स्पेसिमेन लिया था माइल्ड स्टील का, उसका ओरिजिनल डायमीटर 40 है और लेंथ आपकी 200 है।
फिर आपने जब उसके उस स्पेसिमेन के ऊपर लोड लगाया विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी 40,000, और या इसको आप अगर किलो न्यूटन टर्म में बोलेंगे तो 40 किलो न्यूटन लोड आपने लगाने के बाद जो उसमें एलोंगेशन आपने देखा वो 0.0304 था, ठीक है। और जो ईल्ड लोड था आपका, जहां से जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है आपका, वो 165 किलो न्यूटन है। और वो स्पेसिमेन जो कि माइल्ड स्टील का है, मैक्सिमम लोड 245 किलो न्यूटन कैरी कर सकता है, ठीक है। फ्रैक्चर के ऊपर, फ्रैक्चर पॉइंट के ऊपर जो लेंथ है उस स्पेसिमेन की, वो बढ़ के 252 हो गई। तो आपको इस डाटा के बेसिस के ऊपर यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड द परसेंटेज एलोंगेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आप समझ गए क्वेश्चन? अरे बोलो भाई, समझ गए नहीं? जी सर, ट्राई कर रहे हैं।
हेलो, आंसर आएगा नहीं? सर समझ ही नहीं सर, हो नहीं रहा सर क्वेश्चन बिल्कुल भी। अच्छा नहीं, चलिए कोई नहीं, देखते हैं अभी। बाकी किसी और ने किया? सर अभी स्ट्रेस ही निकाला, अभी थोड़ा टाइम लगा। अच्छा, रिसर्च निकालना है। सचिन, मतलब कहाँ पे दिक्कत आ रही है? क्या चीज समझ में नहीं आई? सर यही कि फॉर्मूला अप्लाई कैसे हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, फॉर्म में कैसे अप्लाई होगा? अच्छा ठीक है, चलिए कोई नहीं, अभी देखते हैं उसको। बाकी पूरी क्लास में से किसी ने भी नहीं किया, या किसी को भी समझ में नहीं आया जो अभी तक हमने डिस्कस किया ऊपर? बताएं। अरबाज खान, सर नहीं होगा। नेहा, सर थोड़ा ट्राई करने दीजिए, मैं कर रहा हूँ। मोहसिन खान, सर क्वेश्चन शो जी करिए, एक मिनट सर, स्टॉप सर, कीजिए। परसेंटेज आ रहा है सर 0.26। क्या रहा है? हेलो सर। जी बोले। सर परसेंटेज इलेक्वेशन परसेंटेज एलोंगेशन कितना आ रहा है? सर 0.26। 0.26, चलिए ठीक है, ठीक है, देखते हैं अभी। बाकी यील्ड स्ट्रेस और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और अल्टीमेट स्ट्रेस की वैल्यू आई? नहीं आई है? सर कैलकुलेट करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए 1-2 मिनट का टाइम और दे रहे हैं आपको, फिर जो है इसको कैलकुलेट करते हैं और ये समझते हैं कि कहाँ पे बच्चे मतलब समझ नहीं पा रहे हैं, कहाँ दिक्कत आ रही है। क्या किसी से भी नहीं हुआ कुछ भी? यील्ड स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट नहीं हुई? सर यील्ड स्ट्रेस 161 किलो न्यूटन है। जी, यील्ड स्ट्रेस 161 किलो न्यूटन है। 161 किलोमीटर, चलिए ठीक है, देखते हैं अभी। हार्दिक पाल, सरवर, मोहम्मद कैफ, मुस्लिम अंसारी। यस सर। क्या हुआ, कुछ किया, सॉल्व हुआ नहीं? नहीं सर, नहीं हो पाया। मोहसिन खान, सलमान। जी सर, कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा सर। अच्छा ठीक है, सारा खातून, शाहिद बदर। जी, क्या हुआ?
सोल्व किया? यासिर मलिक? जी सर कर रहे हैं सर। चलिए तो ठीक है, फिर मैं इसको जो है आपसे भी बात करते हैं इसमें। चलिए ठीक है, बात ध्यान से सुने। जो कर रहे हैं ठीक है, जो नहीं कर रहे हैं, जो जहाँ पे दिक्कत आ रही है वो समझने की कोशिश करें। चलिए आप में से एक दो बच्चा मुझे बताए कि कहाँ दिक्कत आ रही है, मतलब क्या चीज समझ नहीं पा रहे हैं आप इसमें। कोई भी एक दो बच्चा बताए। जी बताएं, क्या चीज समझ में नहीं आई क्वेश्चन में? क्वेश्चन को देख के डाटा गिवन है, मतलब क्या समझ नहीं पा रहे हैं आपके, इसको कैसे प्रोसीड करें, कैसे करें, क्या चीज नहीं आ रही समझ में आपको? बताओ। सर जो डेटा दिया है सर, जी वो किस तरह से कौन सा फॉर्मूला, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि डेटा कौन सा ठीक है, फॉर्मूला किसके लिए use चलिए ठीक है, ठीक। बाकी किसी और को कोई और दिक्कत है इसमें? चलिए तो आप फॉर्मूला जी फॉर्मेट, ठीक है मैं समझ गया। तो बेसिकली सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर आपको जो कैलकुलेट करना है ना, वो क्या चीज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, पहली चीज तो ये है। और दूसरी चीज ये कि क्या गिवन है। और तीसरी चीज ये है कि जो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसके लिए क्या चीज चाहिए। सबसे पहली चीज ये है, यहाँ पर आपको ओरिजिनल डायमीटर गिवन है और लेंथ गिवन है आपको इस स्पेसिमेन की। और लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक जो एलोंगेशन हो रहा है वो मेंशन है, और लोड आपको गिवन है। यील्ड लोड आपको गिवन है, मैक्सिमम लोड आपको गिवन है, और फ्रैक्चर पॉइंट के ऊपर जो लेंथ इंक्रीज हुई है वो आपको पता है। तो आपको यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट करना है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है, अल्टीमेट स्ट्रेस एंड परसेंटेज एलोंगेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, सर चलिए बात करते हैं यील्ड स्ट्रेस की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं यील्ड स्ट्रेस। तो यील्ड स्ट्रेस में क्या होता है आप मुझे बताएं, सबसे पहले बताएं स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट आप। फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस फोर्स फोर्स अपॉन एरिया। इंटरनल फोर्स अपॉन जी बिल्कुल ठीक है, आपने फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल आप कहे थे इसको, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया होगा। अगर यस स्ट्रेस है तो फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल कैलकुलेशन होगा आपको। लेकिन अगर यील्ड लग गया तो यहाँ पे कौन सी फोर्स लेंगे या कौन सा लोड लेंगे, बताओ। तो ये लोड यील्ड लेंगे होगा। सर, बिल्कुल यील्ड लोड ये लेंगे। लोड लेंगे। भाई देखो, चार पांच तरह के स्ट्रेस है ना आपके पास। आपके पास यील्ड स्ट्रेस है, अल्टीमेट स्ट्रेस है, इलास्टिक स्ट्रेस है, फ्रैक्चर स्ट्रेस है, या फिर उसको आप ब्रेकिंग स्ट्रेस कहेंगे। तो बेसिकली जो स्ट्रेस निकालना है उसी उस स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डिंग वही तो फोर्स या वही तो लोड लेंगे आप। क्लियर है सबको? जी सर। जिस यस सर। स्ट्रेस के ऊपर वो यील्ड हो रहा है, या जिस स्ट्रेस के ऊपर वो फ्रैक्चर हो रहा है, या जिस स्ट्रेस के ऊपर वो अल्टीमेट स्ट्रेस वैल्यू आ रही है, उसके कोरस्पॉन्डिंग वही फोर्स लेंगे आप। यहां तक कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए, तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कौन सी फोर्स या कौन सा लोड लेंगे, यील्ड वाला लेंगे, और वो कितना है, 165 है। 65 1,65,000। किलो न्यूटन। चलिए, ये बात समझ में आ गया आपको, 165,000। अब आपको अपॉन एरिया चाहिए। एरिया कैसे कैलकुलेट होगा? पाई बाय डी, पाई बाय 4 डी स्क्वायर। सिंपल है, तो एरिया कैलकुलेट तो ऐसे ही होता है ना। टी स्क्वायर। तो यहाँ पे डी कितना लेंगे, डी 40। 40। डायमीटर 4 सर। तो टी स्क्वायर हो जाएगा सिंपल। इसको यहाँ पर अगर यहाँ पर रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत किसी को? सर एमएम को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ना। वो यूनिट का छोड़े आप, वो तो यूनिट तो आप हो ही जाएगी, उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि आपको समझ में आया या नहीं आया यहाँ तक।
आ गया सर। यस सर, समझ में आ गया। यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट करना है तो स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यील्ड स्ट्रेस है तो यील्ड लोड ले लेंगे आप, या यील्ड वाली फोर्स लेंगे। जिस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यील्ड हो रहा है वही लोड लेंगे आप जो है, तो आपने यहाँ से ले लिया। अब आप बताएं इसकी यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हो जाएगा सिंपल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या mm स्क्वायर। अगर इसको आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं तो जिसमें है वही रहने दें आप। यस सर। है? अरे समझ गए या नहीं? यस सर, समझ गया। यस सर। जी सर। यस सर, समझ गया। इसको रफ जी सर समझ गया। या आपने नोट किया? यस सर। चलिए ठीक है। यस सर। अब इसके बाद क्या कैलकुलेट होगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यस सर। कैसे कैलकुलेट होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? बताओ। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बिल्कुल ठीक, आपने स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है। चलिए ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। और ये अप टू व्हाट, कौन सी लिमिट तक होता है? प्रोपोर्शनल तक या यील्ड तक या अल्टीमेट तक? इलास्टिक लिमिट तक। प्रोपोर्शनल। इलास्टिक तक या फिर प्रोपोर्शनल तक? यस सर, प्रोपोर्शनल। बिल्कुल ठीक है आपने। तो यहाँ पे स्ट्रेस कौन सा लेंगे और स्ट्रेन कौन सा लेंगे? सर स्ट्रेस जो आपको अभी कौन मैंने सा? निकाला वही वो लेंगे। जी स्ट्रेस जो यील्ड स्ट्रेस लेंगे। बिल्कुल ठीक है आपने। यील्ड लेंगे या प्रोपोर्शनल वाला लेंगे? सर प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल होना लेंगे चाहिए। सर। प्रोपोर्शनल वाला लेंगे। जी, आपने भी देखा कि हुक्स लॉ में जब आप उसको डिफाइन करते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, तो आप ये कहते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो बेसिकली आप प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ये बात होगी ना, या फिर इलास्टिक यस तक सर। होगी? यील्ड तक तो नहीं जाएंगे ना आप, क्योंकि यील्ड में पहुंचते ही तो आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। तो यस मॉडुलस सर। ऑफ इलास्टिसिटी की जो बात आप करेंगे अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट या फिर अप टू इलास्टिक लिमिट तक ये बात होगी। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या गिवन है? अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक की लोड की वैल्यू मालूम है आपको? बोलो। यस सर। तो 40,000 इसका स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा 40,000 अपॉन एरिया I/4 इंटू डी स्क्वायर। बोलो। यस सर। ये स्ट्रेस कैलकुलेट हो जाएगा। और स्ट्रेन कैसे कैलकुलेट होगा? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिन। ओरिजिनल लाइन। तो बेसिकली जो स्पेसिमेन की जो 252 है आपकी, ये इंक्रीमेंट वाली जो लेंथ है टोटल है, तो 252 माइनस 200 अपॉन 200 स्ट्रेन कैलकुलेट हो जाएगा इससे। बोलो। अरे होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। जी सर। और इन दोनों का रेशो जब आप ले लेंगे तो क्या आएगा? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं आएगी? जी सर, आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद क्या आपका अल्टीमेट स्ट्रेस है, कैसे कैलकुलेट सर होगा? ये कैसे वो लेंथ सर कैसे लिया वो नहीं समझ में आया, एक बार कौन सी बताइए। लेंथ? सर चेंज इन लेंथ 250 हो लिया। जाएगा ना चेंज इन चेंज इन लेंथ। लेंथ का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? पहले लेंथ क्या थी? 200 थी। पहले सर 200 यस थी, सर, अब 200। 250 हो और बाद में गई। जब फ्रैक्चर हो रहा है तो उस टाइम पे लेंथ कितनी है? 250। 252। बेसिकली चेंज क्या हुआ? 52 का। तो 52 252 का सर। है ना? तो अरे समझ गए नहीं? यस सर। जी सर समझ गए। और अल्टीमेट स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट होगा बताओ जरा मुझे। फोर्स अपॉन एरिया। अल्टीमेट अल्टीमेट लोड या अल्टीमेट फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल। और वो मैक्सिमम लोड आपको जी सर। दिया हुआ है यहाँ पर, अल्टीमेट वो लेफ्ट और सिंपल राइट। अपॉन एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, सिंपल। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? जी सर आगे समझ। तो ये इसका सॉल्यूशन है। देखिए यील्ड स्ट्रेस कैलकुलेट करना है आपको, तो यील्ड लोड अपॉन एरिया आ जाएगा। और बेसिकली एक चीज आप और देखें,
यहाँ पर ये जो लेंथ आप ले रहे हैं ना, यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखें कि यहाँ पे एलोंगेशन मेंशन है। ये जो एलोंगेशन आपका हो रहा है विद 40,000 न्यूटन लोड विद इन द लिमिट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी, अभी हमने जो बात की 200 और 252 की, ये किस पॉइंट तक है? फ्रैक्चर पॉइंट तक है, बोलो। सर कैसे एक बार रिपीट करिए। जी सर। और आपको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात आपको करेंगे तो कहां तक बात होगी? वो प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक की जो बात है ना आपकी। तो यहाँ पे एलोंगेशन आपको मेंशन है यहाँ पे 0.0304। जी सर। अभी एक बच्चे पूछ भी रहे थे इसमें, यहाँ पर जो है आपका जो अभी हम जो परसेंटेज एलोंगेशन जो कैलकुलेट करेंगे, ये टोटल होगा फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 252 माइनस 200 अपॉन 200 आएगा, के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा। लेकिन आप जब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में जब स्ट्रेन कैलकुलेट करेंगे तो उसमें जो चेंज इन लेंथ होगी वो अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही होगी, और वो आपको यहाँ पे गिवन है। एलोंगेशन जो मेंशन है आपका विद 40,000 न्यूटन लोड विद इन द लिमिट ऑफ द प्रोपोर्शनलिटी इज 0.0304 mm। क्लियर है? जी सर। मतलब ध्यान में रखना है कि अगर आपको परसेंटेज एलोंगेशन कैलकुलेट करना है तो उसमें टोटल लेंथ लेंगे ये, और अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करना है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगा वो अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक ही होगा। तो सिंपल यहाँ पे ये कैलकुलेट कर लिया आपने। यहाँ पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के जो सिग्मा आपने कैलकुलेट किया वही लिमिट 40,000 लोड अपॉन एरिया, स्ट्रेन आपको ये मेंशन है यहाँ पर, चेंज इन लेंथ जो एक्सटेंशन था अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो मॉडुलस ऑफ जो इलास्टिसिटी है वो आपने कैलकुलेट कर ली। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होगा आपका? मैक्सिमम लोड अपॉन एरिया से कैलकुलेट कर लिया आपने, और परसेंटेज एलोंगेशन के लिए लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन माइनस ओरिजिनल लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ 200। ठीक है, ये 26 आया आपका। क्लियर है? यस सर। क्लियर है सर। सचिन यस सर। हो गया सर क्लियर।